हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रूपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक विद अ पैक्ड एपिसोड लाइन अप विद सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एंड न्यूज़ हेडलाइंस। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, जहां हम देखते हैं एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स को फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर और कोशिश करते हैं इंसाइट लेने की फ्रॉम दोज आर्टिकल्स। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नहीं लाइक करने की नहीं, वो तो आप एक पर्सनल चॉइस है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। अगर लगता है आपको कि ये थोड़ा धीरे चल रहा है, हम डिस्कस थोड़ा धीरे कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है इसकी स्पीड 1.5x या 1.25x भी कर सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स द थॉट ऑफ द डे। Watch your thoughts, they turn into words. Watch your words, they turn into actions. Watch your actions, they turn into habits. And watch your habits, they turn into character. Watch your character, it turns into your destiny. It all begins with a thought. Dear friends, आपका जो thought होता है, आप जो सोचते हैं, या मैं कहूँ आप जिस हिसाब से अपना जो thought process रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी मैं कहूँ डेस्टिनी है वो बनती है। होता क्या है डियर फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं वैसे आपके वर्ड्स बनते हैं, और जैसे आपके वर्ड्स बनते हैं आप उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, और जैसे आपके एक्शन होते हैं वैसे आपके हैबिट्स होती जाती है, एंड आपकी जैसी हैबिट होती है वो आपका कैरेक्टर बनता जाता है धीरे धीरे। तो आप जब अपने कैरेक्टर पे ध्यान देंगे तभी आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो मंजिल है वो वैसी ही होगी जैसा आपका कैरेक्टर होगा। अगर आपका एक ऐसा कैरेक्टर है जो दूसरे की मदद करता है, जो अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है, जो अपनी जो खामियां हैं उनको कम करने की कोशिश करता है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करने की कोशिश करता होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको ज़रूर मिलेगी। एंड जो डेस्टिनी होगी आपकी काफ़ी खूबसूरत, या फिर मैं कहूँ काफ़ी एक सक्सेसफुल जो डेस्टिनी होगी। तो आपकी जो डेस्टिनी है, जो आपकी मंजिल है, उसकी शुरुआत हुई थी आपके थॉट के साथ में। तो आपका जैसा थॉट होगा, जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा, वैसा ही आपकी डेस्टिनी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का थॉट। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा इस पर इंसाइट डालें और इस चीज़ को जो है अपने डेली लाइफ के अंदर इनबिल्ड करें। तो ये था क्वार्टर लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बुक से। डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि आपको पता है डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रोज़ एक सवाल पूछता हूँ जो कि रिलेटेड होता है बर्निंग टॉपिक से या करंट अफेयर से। तो आज का जो सवाल है, नेम द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सवाल है इसका आपको जवाब देना है, बताना है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे स्थित है एंड उसकी लंबाई जो है वो क्या है। तो ये है आज का सवाल। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टूवर्ड्स आर्टिकल्स। हमारा जो आज का आर्टिकल है, आज है डेट 26 ऑफ सितंबर, दैट इज़ ट्यूसडे, और आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है द हिंदी न्यूज़पेपर का वो है इट्स अ लॉन्ग रोड टू वुमेन्स इक्वालिटी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हाल ही के अंदर जो है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, दोनों ही सदनों के अंदर वुमेन इक्वालिटी का जो बिल है वो पारित किया गया था और सक्सेसफुली जो पास हो गया है बिल। हुआ क्या है दोस्तों कि हाल ही के अंदर पार्लियामेंट ने बिल पेश किया था कि वुमेन का या औरतों का जो कोटा होता है इन मैं कहूँ लोकसभा या राज्यसभा में या फिर स्टेट असेंबलीज के अंदर, तो वो जो वुमेन्स का कोटा है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, एंड वो बिल जो है वो हाल ही के अंदर पास हुआ है। तो उसको लेकर जो राइटर का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देने की कोशिश करूंगा कैसे ये बिल जो है एक सक्सेसफुल है हमारे भारत के लिए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया मैंने कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है हाल ही के अंदर पास किया गया, जिसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इट हैज़ पास्ड इन बोथ द हाउसेज इन पार्लियामेंट विद लिमिटेड ओपोजिशन, लेट प्रेजेंटेशन एंड कंडीशनैलिटीज़। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है ये बिल जो है ये काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था। अगर आप इसको फॉलो कर रहे होंगे या आपको पता होगा कि 2010 के अंदर भी ये चीज़ को लेकर जो है वुमेन इक्वालिटी बिल को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, बट अब जाके जो है इस चीज़ को कहीं ना कहीं पारित किया गया है और इसको एक लॉ बनाया गया है। ओपोजिशन ग्रुप हैव क्रिटिसाइज द लेट प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल एंड अटैच कंडीशनैलिटीज़। डियर फ्रेंड्स, जो अपोजिट पार्टीज़ हैं या जो रूलिंग पार्टी का है जो अपोजिट में है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आने में काफ़ी देर हुई है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वुमेन्स को जो है या औरतों को लेकर काफ़ी जो कहते हैं ना एक रिजर्वेशन के अंदर काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा है। तो देयर आर कंसर्न्स अबाउट वेदर इट विल प्ले अ रोल इन 2024 जनरल इलेक्शंस और इवन बी फुली इन प्लेस बाय 2029। डियर फ्रेंड्स, ऑपोजिशन का ये भी कहना है कि ये जो बिल इतनी लेट आपने पारित किया है, यानी कि जब सरकार बनी थी
2019 के अंदर। तो अपोजिशन का कहना है कि आपने उस टाइम पे ही इस बिल को लागू करना चाहिए था, ताकि अब जाके जो है 2024 में जो इलेक्शन होंगे उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ को लेट पारित किया है, एंड अब ये जो चीज़ है, ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं ना इलेक्शंस, इनमें तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो 2029 के जो जनरल इलेक्शंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अपोजिशन पार्टी का ये भी एक आरोप है कि जो आपने इस बिल को, रूलिंग पार्टी को कहा है कि आपने जो बिल पास किया है इसको पास करने में काफ़ी समय लगाया, इस वजह से इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और ज़्यादा लेट होगा। डिफरेंस राइटर ने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए कहा है कि जो रिजर्वेशन बिल है, या मैं कहूँ जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स, वो स्टार्ट हुआ था लेट या अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था। उस समय पे बात की गई थी कि कैसे जो पार्टिसिपेशन इंडियंस का वो बढ़ाया जाए। तो उस समय पे जो अंग्रेजी शासन था, उन्होंने कुछ इलेक्शंस के द्वारा या कुछ मेजॉरिटी के द्वारा इन सभी चीज़ों को, या मैं कहूँ इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है इन द पॉलिटिक्स, इसको इंक्लूड करने की बात की गई थी उस समय पे थ्रू डिफरेंट इलेक्शंस एंड डिफरेंट एजेंडाज। The women's organization emerged during this time, advocating for expanded voting rights and standing for elections। तो उसी समय पे जो वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको लेकर या उनको एडवोकेट करते हुए कहा था कि वुमेन्स का जो राइट है इलेक्शंस में खड़े होने का या वोट करने का, तो उस समय पे जैसा कि आपको पता है हमारा देश जो है एक पैट्रियार्कल देश है। तो उस समय पे भी जो है इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी बातें हुई थी कि जब हमारा देश एक पैट्रियार्कल देश है, तो उस समय पे जब औरतों की जो स्थिति है इन पॉलिटिक्स वो कैसे सुधारी जा सकती है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देते हुए राइटर ने बताया है कि कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई है। डिफरिंग पर्सपेक्टिव वुमेन लीडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड हेल्ड वेरिंग पोजिशन ऑन रिजर्वेशन। सम अपोज्ड एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन वाइल अदर्स बिलीव दैट स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस रिक्वायर्ड रिजर्वेशन टू इंश्योर वुमेन्स पर्सपेक्टिव वर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर। देखिए दोस्तों, उस समय पे क्या हुआ था कि कुछ लेडीज़ जो है, या मैं कहूँ कुछ वुमेन्स जो है, उन्होंने अपोज किया था एक चीज़ को कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना रिजर्वेशन की, उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दूसरी साइड जो है वुमेन की, या कहूँ एक दूसरा जो ग्रुप है वुमेन्स का, उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं एक भारत के अंदर पैट्रियार्कल सिस्टम है, तो जो वुमेन्स की कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर, जैसे कि मैं कहूँ उस समय पे आपको पता होगा कि डाउरी को लेकर काफ़ी हत्याएं की जाती थी औरतों की, एंड डाउरी को लेकर है, या फिर कहते हैं ना सती प्रथा थी उस समय पे। तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी उस समय पे काफ़ी सही नहीं थी। तो उन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक रिजर्वेशन बिल की जो है बहुत ज़रूरत थी, या रिजर्वेशन की जो है औरतों की इन द पार्लियामेंट या इन द पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसकी ज़रूरत को बताते हुए यहाँ पे एक कंटेक्स्ट दे दिया गया है। प्रिपरेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वॉज नो सिग्निफिकेंट डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारे भारत का, जब लगभग आपको पता है 2 साल 18 महीने एंड 18 डेज लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय पे रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, तो ऐसी कोई चीज़ उस समय पे थी नहीं। तो ये सब स्टार्ट हुआ था 1970s के अंदर, टूवर्ड्स एक बिल लाया गया था उस समय पे, टूवर्ड्स इक्वालिटी नाम से जो बिल था या रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के अंदर ज़रूरत जो है बताई गई थी दैट कंसर्न्स अबाउट वुमेन्स माइनॉरिटी स्टेटस वर रेज्ड है। जो वुमेन्स का जो माइनॉरिटी है, बस कहते हैं ना कि एक मेजॉरिटी होती है एंड एक माइनॉरिटी होती है, तो वुमेन्स को उस समय माइनॉरिटी में गिना गया था। एंड उस समय पे ज़रूरत महसूस हुई थी कि कैसे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स वो कैसे एक ज़रूरी है। रीबर्थ ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, द वुमेन्स मूवमेंट इन द लेट 1970s and 80s focused on issues such as custodial rape and dowry deaths, but did not initially address the absence of women in legislative bodies। जैसा कि डियर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पे इतना ज़्यादा जोर नहीं था कि हमको वुमेन्स को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर इंक्लूड करना है। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल जो है, या फिर मैं कहूँ लोग जो है काफ़ी एजुकेट होने लगे, या जैसे जैसे लोगों को समझ आने लगी, तो उस समय पे जब 1970s या 80s का दौर था, तो उस समय पे टूवर्ड्स इक्वलिटी नाम का एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि कैसे ज़रूरत है वुमेन्स को अपलिफ्ट करने की। और जब 10 साल के बाद, जैसे आपको पता है हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर पहले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं एक एक्शन का फॉर्म लेती है, एक इन इफेक्ट जो है, यानी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगता है। तो वैसे ही 1970 के अंदर वो चीज़ लाई गई थी, बिल लाया गया था, तो उसको इम्प्लीमेंट होते होते 1980 आ गई।
एंड 10 साल तक जो है इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं की गई कहीं पे भी पूरे देश के अंदर, ना तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा खासा जोर दिया गया और ना ही इस चीज़ को लेकर कोई मूवमेंट या कुछ ऐसा सरकारों द्वारा ऐसा कुछ एक्शन लिया गया। तो 80s के अंदर इस जो ये बिल था, इस बिल का रीबर्थ हुआ और बताया गया कि कैसे जो सीरियस इश्यूज़ हैं जैसे कि कस्टोडियल रेप या डाउरी डेथ्स, इन सभी चीज़ों पे जो है जो मेन उनका खासा जोर नहीं है, जो पॉलिटिशियंस हैं उन सभी का जो है इन सभी जो केसेस है ना, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत काम है, जितने भी कस्टोडियल रेप्स हो गए या डाउरी डेथ्स हो गई, तो इन सभी को लेकर कोई देश में कानून नहीं है या फिर ऐसा कोई खास सच कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनके अगेंस्ट। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए वुमेंस का जो है, हम कहते हैं ना कि एक वुमेंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन सभी चीज़ों को लेकर, तो एक वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू होना भी बहुत ज़रूरी था इन सभी केसेस को लेकर, एंड उनका भी एक रोल होना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर। तो उन सभी के अंदर बात बताई गई थी कि कैसे वुमेन का जो है इस समय पे अब रोल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो उस समय भी इम्पोर्टेंट था 1970s के अंदर, लेकिन अब एक अर्जेंसी क्रिएट की गई थी, या फिर एक जो हम कहते हैं ना कि अब एक इट इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, अब ये समय है, अब अगर कुछ नहीं किया गया तो थिंग्स विल गो आउट ऑफ द हैंड, चीज़ें जो है हाथ से बाहर चली जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल देते हुए कस्टोडियल रेप या डाउरी डेथ्स के जो एग्जाम्पल हैं ये देते हुए कहा गया कि अब जो है वो खास ज़रूरत है और अब तो हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा कि वुमेंस का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए इन पॉलिटिक्स। चेंज इन ओरिएंटेशन इन 1990s, देयर वाज अ शिफ्ट इन ओरिएंटेशन विद ग्रोइंग सपोर्ट फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन स्पेशली एट द विलेज पंचायत लेवल। However, some groups opposed a blanket reservation for women, calling sub quotas for OBC and Muslim women. डियर फ्रेंड्स, हुआ क्या था कि जब बात चली थी कि चीज़ों को ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कैसे वुमेन बिल जो है या वुमेन के जो राइट्स हैं या इक्वालिटी है इन सब को बढ़ाना है हमें, तो 1990s के अंदर जब पंचायती जो हम कहते हैं ना पंचायत राज रूल या पंचायती बिल इनेक्ट किया गया था 1992 के अंदर, तो उसी के साथ कुछ विलेजेस के अंदर स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनको कोटा दिया गया था इन विलेज पंचायत। तो उस समय बात चली थी कि जब विलेज पंचायत में जब सपोर्ट है या वुमेन का एक रिजर्वेशन है, तो क्यों ना सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो हाउसेस हैं हमारे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो इन सभी इंस्टीट्यूशन में भी जो है वुमेन का एक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है और वुमेन्स का जो कोटा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हाउएवर कुछ जो ग्रुप्स थे उन्होंने बताया कि जो वुमेन्स हैं उनके अंदर भी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आर्टिकल में लिखा गया कि ओबीसी वुमेन्स हैं या वो मुस्लिम वुमेन्स हैं, तो बताया गया था कि इन दोनों कैटेगरीज की जो वुमेन है इनको माइनॉरिटी में बताया गया था, एंड कहा गया था कि कैसे इन दोनों कैटेगरीज की जो औरतें हैं इनको एक सब कोटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो अपर लेवल की औरतें हैं उनको भी कोटा सेम मिल रहा है, एंड ये जो ग्रुप की औरतें हैं सब कोटाज की इनको भी ज़रूरत है। तो इन दोनों को जब एक ही कोटा दिया जाएगा तो वो जो कहते हैं ना एक अपर क्लास या फिर एक माइनॉरिटी वाली चीज़ जो है वो एक कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ को वैनिश करने के लिए या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक सब कोटा की जो चीज़ है उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के बारे में बताया गया था। ये फ्रेंड्स, करंट कंसेंसस जो है, जो अभी का कंसेंसस है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि दिस सीम्स टू बी अ कंसेंसस इन फेवर ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन। द रूलिंग पार्टी व्यू द बिल एज अ वेलफेयर स्कीम रादर दैन अ हिस्टोरिक लॉ। ये फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जब 1990s के अंदर विलेज पंचायत जो रूल था उसके अंदर बताया गया था कि कैसे सब कोटा की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं आगे जो इन सभी चीज़ों को डिनाई करते हुए बस एक चीज़ कही गई कि वुमेन का जो है एक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। सब कोटा ये सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान देना है कि कैसे रिजर्वेशन जो है उस चीज़ को लेकर हमें बढ़ोतरी चाहिए, यानी वुमेन्स का जो एक पार्टिसिपेशन है ना उसको इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है रैदर देन कि हम फोकस करें अपर क्लास एंड माइनॉरिटी के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर अभी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि कैसे अब बिल पास हुआ है 1970 से लेकर 80s देन 90s 2000 एंड नाउ 2023, अब जाके जब ये बिल पास हुआ है टू इंक्रीज द कोटा ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा। तो इन सब चीज़ को लेकर अपोजिशन पार्टीज़ का ये भी कहना है कि ये जो बिल है या ये जो बिल लाया गया है ये इसको आप इस तरीके से ना देखें कि आपने कोई अचीवमेंट हासिल करी है, बल्कि इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए कि ये एक कहता है ना एक फंडामेंटल राइट के तौर पे ले सकते हैं इस चीज़ को कि वुमेन्स का जो एक राइट है वो मिला है। टुडे द सीम्स टू बी कंसेंसस इन फेवर ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। द रूलिंग पार्टी व्यू द बिल एज अ वेलफेयर स्कीम। देखिए दोस्तों, बताया गया है, जो राइटर ने लिखा है, जो राइटर ने बताया है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि
जो ये बिल पास हुआ है ना, इसको एज अ वेलफेयर स्कीम ना देखा जाए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई उपकार कर दिया है वुमेन्स के ऊपर, इट इज़ अ राइट, इट इज़ मैं आपको बताऊँ, एक पॉलिसी मेकिंग जो है, पॉलिसी मेकिंग जब होती है तो वो एक सभी को, जो समाज के हर जो लोग हैं, या मैं कहूँ हर एक जन को लेकर है, उन सभी को प्रभावित करती है। तो ये जो स्कीम है वुमेन अपलिफ्टमेंट की, ये कोई एक वो नहीं है, एक वेलफेयर स्कीम नहीं है, ये एक हिस्टोरिक लॉ है जो अब जाके इनेक्ट हुआ है, या अब जाके इन जो लॉ है, लॉ मेकिंग के अंदर आया है। चैलेंजेस अहेड, आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर। द पैसेज ऑफ बिल इज़ अ चैलेंज नॉट अचीवमेंट एंड कॉल फॉर विजिलेंस। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि चीज़ें जो हैं वो कैसे धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जब वुमेन्स रिजर्वेशन की जब बात हुई थी 1970s के अंदर, उसको लागू होते 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 आज 2023 हो गई, यानी लगभग 50 से ज़्यादा साल हो गए इम्प्लीमेंट होते हुए। तो इसकी क्या गारंटी है कि दोस्तों जो ये आज बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट रहेगा इन द अपकमिंग टाइम। तो इस चीज़ को लेकर जो राइटर हैं उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पे ध्यान रखा जाए कि कैसे इस चीज़ को हम एक सही दिशा में, ये जो आज पास हुआ है बिल, इस चीज़ को एक हम कहते हैं ना कि इनइफेक्टिव रखना है। जो आज ये बिल पास हुआ है, ऐसा नहीं कि कल आप इस चीज़ को भूल जाएं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। हाँ, अभी हो सकता है ये इस इलेक्शन में, जो जनरल इलेक्शन में शामिल ना हो पाए, लेकिन टिल द नेक्स्ट इलेक्शन इस चीज़ों को जो है एक अफेक्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं जो चीज़ें हैं इन सभी को डिनाई ना कर दिया आगे जाके। Dear friends, examining gender equality, the waiting period before the bill takes effect should be used in introspection on how women's presence in politics can lead to more egalitarian and less division society, particularly in the current ideological climate. देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का जो समाज है, जैसे कि आपको पता है, कहीं ना कहीं एक बहुत हद तक हम इक्वालिटी की ओर पहुंच चुके हैं। बट एक जो ज़रूरत है ना कि वुमेंस का अपलिफ्टमेंट, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए हमें इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि जो वुमेन का जो राइट है हमारी कंट्री के अंदर, वो एक जो राइट है वो टॉप पे होना चाहिए हमारे लिए। हम ऐसा डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कि जेंडर, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को लेकर हमें काफ़ी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली जो हमारी इंडियन आर्मी है या एयरफोर्स है, उन्होंने भी वुमेन्स को लेकर काफ़ी एक पॉजिटिव साइड अपनाया है, एंड दे ऑल्सो इंक्रीज द परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन। जो आर्मी एयरफोर्स के अंदर जो वुमेन्स ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक परमानेंट, जो हम कहते हैं ना कि परमानेंट कमीशन देने की बात की गई थी। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ स्टेप्स हमें धीरे धीरे उठाने पड़ेंगे, जो चीज़ें हैं उनको सभी को जेंडर इक्वलिटी को ले जाने की ओर। दोस्तों, ये था एक आर्टिकल जो वुमेन इक्वलिटी बिल है, उस चीज़ को लेकर हमने बात करी, कैसे हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं उन सब चीज़ों को लेकर हमने देखा कैसे इस बिल को आज इम्प्लीमेंट होते होते इतने साल हो गए हैं, और कैसे इन चैलेंजेस जो है आगे आने वाले उनको काउंटर किया जाएगा। एंड जो अब जाके सक्सेसफुल हुए हैं इस बिल लाने में, तो इस बिल को कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना है, एंड आगे चीज़ें जो है उनको और थोड़ा रॉबस्ट और ईजी बनाने की ज़रूरत बताई गई है। डियर फ्रेंड्स, ये तो था एक जो राइटर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे लगता है कि जो वुमेन जो है हमारी कंट्री के अंदर, वो हम अभी जैसे आपको पता है नवरात्र आने वाले हैं, तो वी वर्शिप गॉडेस, हम देवी की जो पूजा करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इन सिर्फ 9 दिनों के लिए पूजा करनी। वी मस्ट प्रे वुमेन। हमें जो वुमेन है इनका जो एक रोल है सोसाइटी के अंदर, दिस इज़ वेरी बिग। तो हमें इन सभी चीज़ों का एक ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इन सभी चीज़ों को एक वो होता है ना कि हम चीज़ों को साथ लेके चलें, हम जेंडर इक्वलिटी की ओर आगे बढ़ें। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू तो एक होता ही है। साथ ही मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वुमेन आर डेफिनेटली अहेड ऑफ मैन। एक जो हमारी सोसाइटी है, या मैं कहूँ हमारी जो धर्म जो कहता है हमारा, वो यही है कि जो वुमेन का जो एक पद है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक उच्च स्तर का है और वो होना ही चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का पहला आर्टिकल। आज हमने काफ़ी डिस्कस किया इस आर्टिकल को लेकर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, चिल्ड्रन अ की येट मिस्ड डेमोग्राफिक इन AI रेगुलेशन। डियर फ्रेंड्स, आपको जैसा पता है AI इज़ अ गेम चेंजर इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया के अंदर जो AI है वो एक गेम चेंजर के तौर पे सामने आया है, और कैसे ये जो चीज़ों को आसान बना रहा है ना, ये कैसे चीज़ों को बिगाड़ भी सकता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। बताया गया है कि कैसे इंडिया होस्ट करने वाला है ग्लोबल समिट ऑन AI इन अक्टूबर और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI इन दिसंबर। डियर फ्रेंड्स, इंडिया का जो रोल है,
हाल आने वाले कुछ महीनों में एआई को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है या इंडिया का जो एक स्टैंड है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग है आने वाले महीनों में, क्योंकि इंडिया होस्ट करने वाला है कुछ समिट्स को। डियर फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज इकोनॉमी। डियर फ्रेंड्स, जो एआई है वो साथ ही साथ एक जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे अप टू 10% ऑफ इट्स GDP बाय 2025। देखिए दोस्तों, इंडिया के अंदर जो है एआई, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बट वर्ल्ड वाइड जो एआई का जो दबदबा है एक आजकल मैं कहूँ आपको कि हर जगह आपको एआई देखने को मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो इंडिया का स्टांस है इसके ऊपर हम बात करेंगे। कैसे इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे एक जो एआई है उसका एआई को लेकर इंडिया का क्या स्टैंड है और कैसे एआई जो इफेक्ट कर सकता है हमारे इंडिया को। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि कैसे जो एआई का यूज़ है हमें एक एथिकल यूज़ करना चाहिए। इंडियाज इंटेंशन टू लीड डिस्कशन ऑन एआई। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ महीनों के अंदर इंडिया जो है काफ़ी ग्लोबल समिट जो है ऑन एआई इसको होस्ट करने वाला है। साथ में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है, इसकी जो मीटिंग है दिसंबर के अंदर इसको होस्ट करने वाला है। तो कैसे इंडिया का अपने एक पॉजिटिव रोल जो है इसमें प्ले कर सकता है टू डिस्कस अबाउट द एथिकल यूज़ ऑफ एआई। हमने बताया कि कैसे ये जो इंडिया का इंटेंशन है डिस्कशन का वो कैसे एक एथिकल वे में होना चाहिए एंड रेगुलेशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो एआई का जो यूसेज है उसको लेकर बातें की गई है कि कैसे हम एआई का एथिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने कल अपना हमारा डिस्कशन था में बताया था कि एथिकल जो चीज़ें होती हैं ना, कि हर चीज़ का एक एथिकल यूज़ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कैसे मून का जो है हमने जब लैंड किया है तो उसका एथिकल यूज़ करना है हमें, ना कि ऐसा कि कोई दादागिरी करनी है या ऐसा कोई गलत यूसेज नहीं करना है। वैसे एआई को लेकर है कि एआई को कोई गलत यूसेज नहीं होना चाहिए, प्लस एक जो एथिकल यूज़ है वो करना बहुत ज़रूरी है। एआई's impact on children and adolescents raises concern about addiction। डिफरेंट जैसा कि पता है इंटरनेट जो है काफ़ी एक इजी एक्सेस है हमारे पास इंटरनेट का, ना कि सिर्फ हमारे पास बल्कि जो बच्चे हैं उनके पास भी जो इजी एक्सेस है इंटरनेट का वो है। तो जो चीज़ें हैं यानी कि जो कंसर्न है एआई को लेकर वो भी सेम टू सेम ही है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ जो है, सेफ्टी एंड द पोटेंशियल फॉर एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ओपेक एल्गोरिथम्स एंड डार्क पैटर्न्स। डियर फ्रेंड, जैसे जितना आसान मैं आपको बताऊं कि जितना आसान इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करना है उससे ज़्यादा कहीं आसान है बुरी चीज़ों में फंसना भी। तो डिफरेंट जैसा आपको पता है कि हाल ही के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट किया था कि कैसे चीज़ों को और आसान बनाया जाएगा, कैसे चीज़ों को जो है प्राइवेसी जो यूज़र्स की है वो मेंटेन की जाएगी थ्रू यूजिंग इंटरनेट। तो उन सभी चीज़ों को लेकर एआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे जो ये सभी हज़ार्ड्स हैं ना हमारे आगे ये कंसर्न्स हैं जितने भी हेल्थ रिस्क हैं या सेफ्टी रिस्क हैं, इन सभी को काउंटर किया जाएगा थ्रू एथिकल यूसेज ऑफ एआई। डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं जैसे मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ है, सेफ्टी अमंग यंग यूजर्स है, इट मस्ट ऑल्सो मिटिगेट थ्रेट्स लाइक मिस इन्फॉर्मेशन, रेडिकलाइजेशन, साइबर बुलिंग एंड सेक्शुअल ग्रूमिंग एंड डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बिना जानकारी के पब्लिक के अंदर लीक कर देना, इस चीज़ को हम कहते हैं डॉक्सिंग। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के आगे, कैसे इन सभी चैलेंजेस को काउंटर किया जाए। एआई जब हम यूज़ करेंगे तो जब ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम जब हमारे सामने होंगी तो हम इन सभी चीज़ों को कैसे काउंटर कर सकते हैं और एआई को जो है सेफली अवेलेबल करा सकते हैं हर एक यूज़र के लिए। अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ऑफ पेरेंट्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़। डियर फ्रेंड्स, आजकल कितना ही मैं आपको जैसा कि आप देखते हैं आजकल आपने देखा भी होगा कैसे हम लोग सभी लोग जो हैं इंटरनेट का यूसेज जो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में आजकल पेरेंट्स जो हैं उनका भी एक जो रोल है, एक जो रोल होता है ना बच्चों की प्राइवेसी को लेकर, वो अच्छा खासा एक रोल है। जैसा कि आपको पता है आजकल काफ़ी लोग जो है ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग के अंदर एक आप अपनी लाइफस्टाइल बताते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो है आपकी प्राइवेसी जो है वो चली जाती है। जब आप देखते हैं ना कि कई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे का एक जर्नी दिखाते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू जब तक वो 5, 6, 7 साल का हो जाता है तब तक वो रोज़ उसकी लाइफ को लेकर जो एक व्लॉग बनाते हैं या एक डेली इंटरनेट पर जो वीडियो डालते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक प्राइवेसी होती है बच्चे की वो चली जाती है। एंड एआई पावर डीप फेक एबिलिटीज जो है वो मिस यूज़ कर सकते हैं उन यंग टारगेट्स का। जो टारगेट है ना दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पेरेंट्स जो हैं वो जब डेली एक्टिविटीज़ पोस्ट करते हैं तो उन सभी चीज़ों का गलत इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को वो और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे वो एक जो प्रॉपर यूज़ है एआई का वो कर सकते हैं।
Intersectional identities and bias, real world bias and discrimination AI can amplify। देखिए दोस्तों, AI का जो काम है वो क्या है कि जो जो हमारी रियल वर्ल्ड है ना, उस रियल वर्ल्ड को आर्टिफिशियल जो वर्ल्ड है उस चीज़ से मिलाने का काम करता है AI। तो उन सभी चीज़ों के अंदर जो रियल वर्ल्ड बायसनेस होती है ना, डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस। देखिए दोस्तों, जो जेंडर का जो है तो हम डिस्कस कर ही रहे थे पिछले आर्टिकल में, लेकिन इसके अंदर बताया कि कैसे कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है। तो इसकी डाइवर्स कंट्री के अंदर क्या है कि बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के हैं, कोई डिफरेंट जेंडर का, डिफरेंट कास्ट, ट्राइबल, रिलीजन या लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड का है। तो उन सभी के अंदर AI जो है एक एम्पलीफाई जो होती है ना चीज़ें, एक एड ऑन करने की चीज़ें काम कर सकता है। तो उस चीज़ को लेकर कैसे एक एथिकल यूज़ या AI को कंट्रोल किया जाए कि क्यों उसका एक बढ़िया यूसेज करा जा सकता है, कैसे उसका बड़ा यूज़ अच्छा यूज़ किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द जेंडर बायसनेस एंड अदर ऑल बायसनेस। डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो भारत सरकार ने हाल ही के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, तो उस चीज़ को लेकर राइटर ने बताया कि कैसे वो जो चीज़ों को लेकर जो है ना हमारी प्राइवेसी को लेकर, जैसा कि आपको पता है रिसेंटली कुछ चाइनीज़ ऐप्स जो है उनको बैन किया गया था इन टेकिंग द सेफ्टी कंसर्न्स। जो सेफ्टी है या फिर प्राइवेसी है, इसके कंसर्न को लेकर कुछ चाइनीज़ ऐप्स तो थे उनको बैन किया गया था ताकि हमारी प्राइवेसी जो बनी रहे। एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस जो है उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, जैसे कि बताया गया यूनिसेफ की जो गाइडेंस है ऑन चाइल्ड सेंटर्ड AI एंड कैलिफोर्नियाज एज एप्रिशिएटिव डिज़ाइन कोड एक्ट। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो AI के अंदर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी एंड पर्सनल हजार्डनेस। तो ये सब बताया गया इस आर्टिकल के अंदर। साथ ही बताया गया कि अडेप्टिंग डेवलपमेंट स्टडीज़, रिसर्च एंड जो भी चीज़ें हैं ये फ्रेंड, जो भी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे उन सभी के अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एक ज़रूरत है एक रॉबस्ट रिसर्च करने की टू एक्सेस बेनिफिट्स एंड रिस्क। तो जो भी इसके प्लस एंड कॉन्स या माइनस है वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें नई जो पॉलिसीज़ हैं उन सभी को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यूथ इंगेजमेंट जो तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो AI है वो यूथ लोगों के लिए ही बना है। रेगुलर डायलॉग्स विद यंग पीपल टू इनकॉर्पोरेट देयर इनसाइट इनटू AI रेगुलेशन। डियर फ्रेंड्स, यूथ जो है आज का, हम जैसे यूथ हैं आज के, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स AI वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जब सरकार जो है हमसे जब पूछेगी कि व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस, तो हमें बताना है कि क्या कुछ प्लस माइनस बता सकते हैं हम इस चीज़ के। तो इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया है कि जो यूथ का एक इंगेजमेंट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है AI पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। बैलेंसिंग रेगुलेशंस एंड इनोवेशन बताया गया कि कैसे जो रेगुलेशंस हैं शुड फोकस ऑन स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉस्टर ओपननेस। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। जब AI के जो नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो इन दोनों के अंदर बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम में चले जाएं एंड थिंग्स जो है वो कैन गो आउट ऑफ हैंड्स, तो ऐसा नहीं होने देना है। एंड थिंग्स को जो है, चीज़ों को जो है इन कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। प्रायोरिटाइजिंग यंग सिटीजन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूथ सिटीजन्स हैं, जो यंग पीपल हैं, उनका जो एक स्टैंड है वो लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो दिल की बात है या कहूँ उनका जो एक स्टैंड है AI को लेकर कि कैसे एक एथिकल यूसेज किया जा सकता है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी लॉ ऑन AI। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, कैसे चीज़ें जो है पॉजिटिवली अफेक्ट हो रही है इन AI वर्ल्ड। बेग योर पार्डन। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हेडलाइंस आज की जो है, विथ 5 मेडल्स द इंडियन रोवर्स मेक अ स्प्लैश 10 डियर फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। विथ 5 मेडल्स द इंडियन रोवर्स मेक अ स्प्लैश 10 मीटर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, हाल ही के अंदर जो चल रहे हैं एशियन गेम्स, उसके अंदर जो हमारी रोवर्स टीम है, इंडियन रोवर्स टीम, उन्होंने जीता है कुछ ब्रॉन्ज मेडल्स। साथ ही में जो 10 मीटर राइफल टीम है हमारी मेंस की, उन्होंने जीता है गोल्ड। प्लस जो हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम है उन्होंने जीता है गोल्ड इन एशियन गेम्स। तो मैंने कांग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड टू द टीम। एंड IF जो है इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने कंडक्ट किया है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को हाल ही के अंदर अपने जो बेड़ा है एयरक्राफ्ट का, उसके अंदर इंक्लूड किया है। जयशंकर साहब ने बात करी है UN सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटरेस, उनसे बात करी है, उनको अप्रिशिएट किया है टूवर्ड्स द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनके रिफॉर्म्स को लेकर। जयशंकर साहब ने गुटरेस साहब को जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट किया है। साथ ही के अंदर इंडियन रेलवेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, उन्होंने
कहा है IRCTC को टू अरेंज कैटरिंग फैसिलिटीज़ फॉर प्राइवेट कोचेज़। जो प्राइवेट कोचेज़ होते हैं ट्रेन के अंदर, उन सभी के अंदर जो कैटरिंग सर्विस है उनको सही करने की या सेफ्टी रेगुलेशंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है टू फैसिलिटेट और टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स। डियर फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड जिसके अंदर हमने डिस्कस किए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देखे कुछ हेडलाइंस। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। आपके जो भी सवाल या सजेशंस हैं वो प्लीज़ टिक करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एंड अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एंड शेयर दिस वीडियो अमंग दोज फ्रेंड्स हु वांट टू बी मोर नॉलेजेबल एंड टू बी ग्रो एज अ पर्सनल। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड। दिस इज रुपेंद्र शेखावत साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।